नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी के पीसी अकेडमी में। जैसे कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी, टेस्ट नंबर चल रहा था 19, जिसमें यूपी आर ओ के लिए हैं, ARO के लिए चल रही थी टेस्ट सीरीज। ठीक है, जिसमें 140 क्वेश्चन देखते हैं। 140 में 3 पार्ट में करके देखते हैं हम। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 3 देखेंगे हम, जिसमें होंगे 40 क्वेश्चन हमारे। पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चन देखे थे, सेकंड पार्ट में भी हमने 50 क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, हम 50 क्वेश्चन को इस तरीके से लेकर चलते हैं कि वहाँ से आपका क्वेश्चन अधिक से अधिक जानकारी मिले और क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो पता चलेगा। ठीक है, और बाकी आपके 18 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ये भी आज कंप्लीट हो जाएगा, ये 19 कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 3 के साथ। ठीक है, 40 क्वेश्चन देखेंगे हम, जिसमें आपके पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे और आपके पॉपुलेशन के, जनसंख्या के क्वेश्चन होंगे, और थर्ड आपके मैथ प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, और फोर्थ आपका करंट अफेयर होगा। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक तरफ संविधान समिति दी है, दूसरी तरफ अध्यक्ष दी है। संघ समिति के सामने दिया जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकार समिति के सामने दिया वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया नियम समिति के सामने दिया राजेंद्र प्रसाद, और कार्य संचालन समिति के सामने दिया KM मुंशी। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा। देखिए, संघ शक्ति समिति में आपके जवाहरलाल नेहरू होंगे, मौलिक अधिकार समिति में वल्लभ भाई पटेल होंगे, प्रक्रिया नियम समिति में राजेंद्र प्रसाद होंगे, और कार्य संचालन समिति में KM मुंशी होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा A राइट। यदि हम बात करें जवाहरलाल नेहरू से संबंधित एक और समिति की, एक तो हो गई आपकी संघ शक्ति, ये संघ समिति हो गई है। ठीक है, संघ एक है संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, एक है संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। तो ये दोनों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू से संबंधित थी, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। ठीक है, यदि बात करें हम सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित दो समितियों की, एक तो हो गई मौलिक अधिकार से संबंधित समिति, एक है प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। ठीक, यदि बात करें हम राजेंद्र प्रसाद की, एक तो हो गई प्रक्रिया नियम समिति और दूसरी है संचालन समिति। ठीक, एक होती है मेन, इसमें थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अंबेडकर थे। इसमें कितने सदस्य थे, ये अध्यक्ष थे, इसमें अंबेडकर को लगा करके 7 अध्यक्ष थे, एक अंबेडकर और 6 और थे, तो इस तरीके से 7 सदस्य थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन है 97 संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में संशोधन किया गया है। भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 4K में और भाग 9K में। कमेंट करेंगे और बताएंगे। हमारे पास ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 1 2 3, केवल 3 और 4 और 1 2 3 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा इसमें।
देखिए इसमें आपका भाग 3 और भाग 4, ठीक है। ऑप्शन ये सही है, ये भी सही है, ये नहीं है और ये भी नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट, ठीक है। यदि बात करें हम 97वें संविधान संशोधन अधिनियम की, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 2011 में हुआ था, ठीक है, 2011 में। यदि बात करें ये किस ये इसमें संशोधन की बात करें तो कौन सा संशोधन आता है इसके अंतर्गत? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1976 में। एक 44 है, 44 भी ध्यान रखेंगे। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? वो हुआ था 1978 में। तो ये दो ऐसे संविधान संशोधन जो मेन है, तो इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। यदि बात करें हम ये किस अनुशंसा की समिति पर जोड़े गए थे? भाग 4 के, पहली बात तो देखते हैं भाग 4 के में आता क्या है। इसमें आता है आपका क्या आएगा? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य आएगा, ठीक है। और यदि बात करें तो आर्टिकल कितने में आएगा? आर्टिकल 51 के में है, ठीक। और इसकी बात करें समिति की, तो स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़, स्वर्ण सिंह समिति, तो ये भी ध्यान रखेंगे। भाग 3 की बात करें, भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार की बात की गई है। कितने से कितने तक हैं? ये भाग 12 से ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अब बात करें भाग 4 की, भाग 4 में क्या दिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा की गई है। ये कितने से कितने तक आते हैं? ये आते हैं आपके आर्टिकल अनुच्छेद कितने से कितने तक आते हैं? ये आते हैं आपके 36 से लेकर 51 तक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करें भाग 9 के की, इसमें कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। अच्छा, इसके आधार पर कौन सी समिति ये कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 74वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, ठीक। इसमें किस किस को जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची में? ये किससे संबंधित है? यदि भाग 9 की बात करें तो यह है नगर पालिका से संबंधित, ठीक है, नगर पालिका, नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये भी। चलिए अब यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रपति का विधायी कार्य नहीं है? ऑप्शन ए है संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान, संसद के प्रथम अधिवेशन का संबोधन, लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का मनोनयन, और डी है संसद सदस्यों की निर्भरता यानी कि अयोग्यता पर निर्णय। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखिए आपको एक ही ऑप्शन पकड़ना है, नहीं वाला। आपको पता होना चाहिए कि हाँ सारे ऑप्शन में से कौन सा गलत है कौन सा सही है, तभी आपको
तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। यदि आपको नहीं पता है तो फिर क्वेश्चन लगाने का मतलब ही क्या रह गया है, ठीक है, क्योंकि निगेटिव में चला जाएगा तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा। अब जितने भी हमने पिछले टेस्ट कराए हैं 18, ये तो हमारा 19वां टेस्ट चल रहा है, तो उसमें आप देखिए जाकर चारों ऑप्शनों के बारे में बताया गया है। टाइम लगा है लेकिन क्वेश्चनों के ये ऑप्शनों के बारे में अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो आप सारे टेस्ट देखिए, वहाँ से पता लगेगा। और बाकी PYQ से आपको बेस पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो PYQ में भी हमने इसी तरीके से पढ़ाया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 19 में भी हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। 19 के जो 2 पार्ट हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करता है, सही है। संसद के प्रथम अधिवेशन का संबोधन करता है, ये भी सही है। लेकिन इसमें पूछा सही नहीं है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय, ये आंग्ल भारतीय को मनोना है, इसको समाप्त कर दिया गया है, ये तो नहीं होगा। और संसद सदस्यों की निरर्हता पर निर्णय, ये भी होगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, राइट, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको समाप्त किया गया है, तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। ये कब हुआ था? ये हुआ था 2019 में। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है। यदि हम इससे संबंधित आर्टिकल की बात करें तो 331 होगा। इसमें आरक्षण की बात की गई थी, आंग्ल भारतीयों का मनोनयन को। तो आर्टिकल कौन सा होगा? आर्टिकल होगा 331। तो अनुच्छेद 331 ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है जनहित याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, भारत में न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर इस अवधारणा के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके तहत केवल वही व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ है। सही कथन हमको बताना है। ऑप्शन है दोनों सही, केवल 1, और दोनों में से कोई नहीं, केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। देखिए, भारत में न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर इस अवधारणा के प्रवर्तक माने जाते हैं, सही है। इसके तहत केवल वही व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति या समुदाय या समूह वाले भी जा सकते हैं, समूह में, इस तरीके से। तो ये आपका गलत हो जाएगा, केवल वही व्यक्ति नहीं जा सकता, और भी जा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन केवल 1 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं? परिसीमन आयोग का गठन, निर्वाचक नामावली तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, अर्धन्यायिक संगठनों के रूप में कार्य करना। देखिए इजी क्वेश्चन है, बताएंगे, कमेंट करेंगे और बताएंगे। एक ही ऑप्शन से आप पकड़ ले जाएंगे इसको। देखिए, निर्वाचक नियमावली तैयार करना करता है, बिल्कुल है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, ये भी है। अर्धन्यायिक संगठनों के रूप में कार्य करना, ये भी है। तीनों हो जाएंगे, लेकिन इसमें पूछा है नहीं। तो परिसीमन आयोग का गठन जो है इसमें ये हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कौन गठन करता है? राष्ट्रपति, ठीक। यदि बात करें संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में, तो चुनाव आयोग की जो शक्ति और कार्य हैं उनसे संबंधित 3 शक्तियां दी गई हैं, प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्धन्यायिक। कौन कौन से, किस किस के संदर्भ में? संसद के संदर्भ में,
संसद, राज्य विधानमंडल, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इनके संदर्भ में आयोग की कार्य और शक्ति कौन कौन सी दी हैं? 3 दी हैं। एक तो हो गया आपका प्रशासनिक, दूसरा हो गया सलाहकारी, और तीसरा हो गया आपका, तीसरा कौन सा हो जाएगा? अर्धन्यायिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? संविधान संशोधन संबंधित विषय 61वां दिया गया मतदान की उम्र में वृद्धि, 69वां दिया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, 86वां संविधान संशोधन दिया 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान, और 87 में दिया मैथिली और संथाली 8वीं अनुसूची में शामिल। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें। देखिए 87 में क्या दिया गया? क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्निर्धारण का आधार और 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण का आधार। ठीक है, कब हुआ था? 2003 में हुआ था। ठीक, बात करें मैथिली संथाली, इसमें जो जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में। पहली बात तो ये किस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? 92 वह संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक, कब हुआ था? 92 संविधान संशोधन में कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? एक तो मैथिली जोड़ी गई थी, संथाली जोड़ी गई थी, बोडो भी जोड़ी गई थी, और डोगरी जोड़ी गई थी। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 जोड़ी गई थी। ठीक है, बात करें 61वें संविधान संशोधन की। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1989 में हुआ था। ठीक, बात करें हम 69 की, तो ये कब हुआ था? 1991 में हुआ था। बात करें हम 86 की, तो ये हुआ था 2002 में। बाकी आपके सारे ऑप्शन सही हैं। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसमें डी राइट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों के पास नहीं है? रिट क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार और न्यायिक समीक्षा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए रिट क्षेत्राधिकार है, पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकार भी है। ठीक, और इसमें न्यायिक क्षेत्राधिकार भी। जो सलाहकारी क्षेत्राधिकार है वो हाई कोर्ट के पास नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के पास है, यानी कि उच्चतम न्यायालय के पास केवल उच्चतम न्यायालय के पास।
यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किन के बारे में प्रावधान करता है? त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों का लेखा परीक्षण। ऑप्शन है 1 2, 1 2 3, 3 4, 1 2 3 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए, इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली भी होगा, राज्य निर्वाचन आयोग भी होगा, राज्य वित्त आयोग भी होगा और राज्य विधानमंडल पंचायतों का लेखा परीक्षण भी होगा। सारे होंगे। आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें टी राइट। ठीक है, ये 73वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी बात करें तो इसमें अनुसूची जोड़ी गई थी आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो आपको कमेंट करके ये बताना है इसमें कौन किससे संबंधित है ये 11वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किस प्रकार हटाया जा सकता है? राज्यपाल द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा और उच्च न्यायालय के द्वारा यानी हाई कोर्ट के द्वारा। ये जी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कौन सा इसमें राइट होगा। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ कौन सा होगा, राष्ट्रपति होगा या राज्यपाल होगा या हाई कोर्ट होगा या महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा होगा। देखिए, टेस्ट का मतलब तभी होता है जब टेस्ट को अच्छे से कंप्लीट किया जाए। ऐसा नहीं है कि हाँ एक बार टेस्ट लगाया फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया। यदि आप ऑफलाइन भी लगा रहे हैं तो एक बार में नहीं होता है। तो जैसे कि अभी ये टेस्ट सीरीज चल रही है, ये आपको पूरा देखना है और इससे अधिक जानकारी आपको मिल जाती है। ठीक है, चलिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किस प्रकार हटाया जा सकता है? नियुक्ति तो किसके द्वारा होती है? नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा, लेकिन हटाया किसके द्वारा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार हटाया जाता है इनको? जैसे यूपीएससी का अध्यक्ष और अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाता है, सेम उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को जिस प्रकार हटाया जाता है सेम उसी प्रकार हटाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा किसे हटाया जाता है? राष्ट्रपति को हटाया जाता है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा इसमें होगा, किस अनुच्छेद से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ हमें आयोग दिए हैं और दूसरी तरफ हमें गठन वर्ष दिए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने दिया 1992, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सामने दिया 1993, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने दिया 1995 और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम आयोग के सामने दिया 2007। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। देखिए, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये 1995 में नहीं है, ये है आपका 1993 1993। ठीक, एक अल्पसंख्यक हो गया आपका 1993, एक हो गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो कि 1993। यदि एक और बात करें तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो जाएगा 1993 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इनको तो आप रट जाइए। ठीक है, 1993।
महिला आयोग से, जैसे कि अध्यक्ष हैं तो उनका क्रम पूछ लेता है, क्रम पूछा गया है तो इस वजह से इनको भी आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक, कौन कौन इसके सदस्य रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। ठीक, 1992 में इसका गठन हुआ था। अल्पसंख्यक आयोग का 1993 में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993, मानवाधिकार आयोग का गठन 1993, बाल संरक्षण अधिनियम, ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007। तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक तरफ कथन दिया है, एक कथन दिया है और कारण दिया है। कथन है, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के दंड की क्षमा मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है और राष्ट्रपति अपने सभी कृत्यों के निर्वहन मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ऑप्शन हमारे पास वही होंगे। देखिए, दोनों सही सही व्याख्या करता है, दोनों सही है व्याख्या नहीं करता है, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा। इजी क्वेश्चन है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के दंड की क्षमा मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ठीक है, राष्ट्रपति अपने सभी कृत्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, दोनों सही हैं। व्याख्या भी करता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। देखिए, मृत्यु दंड को केवल राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है। यदि बात करें राज्यपाल की तो राज्यपाल नहीं कर सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है, ये आपका एक फैक्ट है। ठीक है, यदि बात करें क्षमादान की शक्ति की, देखिए यदि हम क्षमादान की शक्ति की बात करते हैं, क्षमादान की शक्ति आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। देखिए, आर्टिकल आती हैं 72 के तहत, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति दी है। और यदि बात करें कौन कौन सी हैं, देखिए एक तो है उनके पास में क्षमादान शक्ति, क्षमादान। दूसरी एक हो जाएगी, एक है क्षमा, एक है आपकी क्षमा, एक है आपकी लघुकरण, और लघुकरण के बाद है परिहार, और परिहार के यदि बात करें तो विराम है, विराम के बाद बात करें तो हम प्रीविलंबन है, प्रीविलंबन। तो ये आपको ध्यान रखनी है, 5 की 5, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रीविलंबन। ठीक है, और अनुच्छेद भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति किस में आती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, स्थगन प्रस्ताव के द्वारा, सरकार की नीतियों को पारित न होने देना, और विधेयक को पारित न होने देना। ऑप्शन है हमारे पास में 1 और 2, केवल 1 और 2, केवल 1 2 3, 3 और 4, 1 2 3 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या इसमें सही होगा। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा भी नियंत्रण करती है, स्थगन प्रस्ताव के द्वारा भी नियंत्रण करती है, और सरकार की नीतियों को पारित न होने देना, और वित्त विधेयक को पारित न होने देना। सभी हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे उच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में राज्य के विरुद्ध जारी करता है। सेकंड है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट राज्य के साथ अवैध ढंग से किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी कर सकता है। सही बताना है। ऑप्शन है हमारे पास में दोनों सही, केवल 1, दोनों में से कोई नहीं, केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। परमादेश, निषेध
अधिकार परीक्षा, ये क्या है, रिट हैं। तो आपको एक कमेंट करके बतानी, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, निषेध हो गया और अधिकार परीक्षा हो गया, परीक्षा। तो आपको एक रिट जो बची है वो कमेंट करके बतानी है कौन सी होगी वो। 5वीं रिट। चलिए, इसे उच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में राज्य के विरुद्ध जारी करता है। उच्च न्यायालय नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, यानी कि उच्चतम न्यायालय करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। और उच्चतम न्यायालय राज्य के अवैध ढंग से किसी व्यक्ति को, ये उच्चतम न्यायालय नहीं करेगा, ये हाई कोर्ट करेगा। ठीक है, तो दोनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था में वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है, और भारत का संविधान केंद्र सरकार को अधिक वित्तीय शक्तियां देता है। ऑप्शन वही है हमारे पास में, दोनों सही व्याख्या करता है, दोनों सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, भारत की संघीय व्यवस्था में वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन को बनाए रखता है, केंद्र और राज्यों के बीच, दोनों के बीच। तो ध्यान रखेंगे, ये सही हो जाएगा। सेकंड पे आते हैं, भारत का संविधान केंद्र सरकार को अधिक वित्तीय शक्तियां प्रदान करता है, ये भी सही है, दोनों सही हैं, और व्याख्या भी करता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। ठीक है, यदि हम वित्त आयोग के बारे में बात करें, यदि बात करते हैं हम वित्त आयोग के बारे में, वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये है आर्टिकल 280 से संबंधित। आर्टिकल कितने से, 280 से संबंधित है। और ये क्या है, अर्ध न्यायिक निकाय है, अर्ध न्यायिक निकाय है। इसका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन होता है हर 5 साल में, राष्ट्रपति द्वारा गठित। तो आपको देखना ये है इसमें कि जितने भी अध्यक्ष हुए हैं 1 से लेकर अभी 16 तक, तो उनका क्रम देख लेंगे एक बार। जैसे कि 14 में BY रेड्डी हैं, YB रेड्डी हैं, 15 में NK सिंह हैं, 16वें जो हैं अभी जो कार्यकाल होगा 31 तक, तो वो अरविंद पनगड़िया हैं। ठीक, प्रथम अध्यक्ष के बारे में अधिकतर पूछा गया है, वो देख लेंगे। द्वितीय के बारे में भी पूछा गया है, बीच में से उठा के पूछा गया है कि हाँ कौन कौन से अध्यक्ष का कार्यकाल कब से कौन से कार्यकाल में रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद के सामने दिया है विषय, अनुच्छेद 108 के सामने दिया है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, और अनुच्छेद 148 के सामने दिया राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 165 के सामने दिया राज्य का महाधिवक्ता, और अनुच्छेद 323 के सामने दिया प्रशासनिक अधिकरण। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए, एक ऑप्शन सही है, आप पकड़ ले जाएंगे इसको, बताइए कौन सा सही होगा। देखिए, अनुच्छेद 108 की बात करें, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है। बात करें 148 की, तो इसमें क्या है, कैग के बारे में दिया गया है। कैग मतलब नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लेखा परीक्षक। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति जो दी है आर्टिकल किस में दी है, आर्टिकल दिया है आपका 155 में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। सुमेलित नहीं है बताना है, बाकी सारे सही हैं आपके।
महाधिवक्ता जो आता है 165 में आता है और 323 के में प्रशासनिक अधिकरण आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित सांस्कृतिक केंद्रों पर विचार करना है, काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन है भारतेंदु नाट्य अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी, भारत या भातखंडे संगीत संस्थान। ऑप्शन है हमारे पास में ये, कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, बात करें भारतेंदु नाट्य अकादमी की, कब स्थापना हुई थी? 1975 में हुई थी। बात करें उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की, कब हुई थी? 1963 में हुई थी। बात करें राज्य ललित कला अकादमी की, तो ये कब हुई थी? 1962 में हुई थी। बात करें भातखंडे संगीत संस्थान की, तो ये कब हुई थी? 1956 में हुई थी, नहीं 1926 में हुई थी। तो कौन सा हो जाएगा इस तरीके से? पहला भातखंडे, 4 किस में? पहले में 2 में मिल रहा है हमको। फिर 26 के बाद किस में जाएंगे? 26 के बाद 62 में जाएंगे। 4 3 आपका सी में मिल रहा है हमको। ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए, अब कुछ यूपी से भी क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन भी यूपी से, उत्तर प्रदेश से था। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कौमी एकता सप्ताह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौमी एकता सप्ताह, फर्स्ट है, इसे उत्तर प्रदेश के सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस सप्ताह को प्रत्येक वर्ष 19 से 25 अक्टूबर तक मनाया जाता है। ऑप्शन वही होंगे, केवल 1 केवल 2 दोनों में से कोई नहीं, और केवल 1 दोनों में से कोई नहीं, केवल 2 और दोनों सही। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ठीक है, इस सप्ताह को प्रत्येक वर्ष 19 से 25 अक्टूबर नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका नवंबर। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन केवल 1 राइट होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक तरफ दिया है हमें अयोध्या, एक तरफ हमें जिले दिए हैं और एक तरफ दिया उत्पाद। अयोध्या के सामने दिया है खेल का सामान, हाथरस के सामने दिया टेराकोटा, मेरठ के सामने दिया गुड़ और गोरखपुर के सामने दिया हमें हींग। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए, यदि हम मेरठ को लगाएं खेल के सामान से, ठीक, अयोध्या को लगाएं हम गुड़ से, और हाथरस को लगाएं हम हींग से, और गोरखपुर को लगाएं हम टेराकोटा से, तो कौन सा राइट होगा इसमें? ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 2 में मिल रहा है, ए का 3 बी का 4 सी का फर्स्ट, ए का 3 इसमें भी है और बी का 4 इसमें है और सी का फर्स्ट और डी का 2। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, राइट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मोनिया नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। इसमें नर्तक पारंपरिक परिधान में माथे पर मोर पंख और पैरों में घुंघरू बांधे एक दूसरे पर डंडे का प्रहार करते हुए नृत्य करते हैं। ऑप्शन दोनों में से कोई नहीं, दोनों सही, केवल 1 केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए, ये ब्रज क्षेत्र में नहीं मनाया जाता है, ये मनाया जाता है बुंदेलखंड के जो आहिर समाज के लोग हैं उनका एक पारंपरिक नृत्य है। बुंदेलखंड, कौन सा समाज? आहिर समाज, आहिर।
तो ये तो गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, 2 राइट है, ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले के बढ़ते क्रम का सही क्रम में कौन सा है। न्यूनतम महिला साक्षरता में बहराइच, बदायूं, श्रावस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बदायूं, बलरामपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, श्रावस्ती। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए जनगणना से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो हमने पीछे आपका एक टेस्ट कराया था जिसमें उत्तर प्रदेश विशेष था, उसमें जनगणना के पूरा अधिकतर टॉपिक मिला हुआ है, तो उसमें अधिकतर जो है जनगणना से क्वेश्चन है। तो उसको क्वेश्चन, उस टेस्ट को आप देखिए, उस टेस्ट को लगाइए, वहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए जनगणना से, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं हम। इसमें आता है सबसे पहले पे श्रावस्ती आएगा, फिर आएगा बलरामपुर, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, और फिर बहराइच आएगा, फिर बदायूं आएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से आपका मैथ रीजनिंग स्टार्ट होगा। क्वेश्चन है एक परीक्षा में पंकज ने 15% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। महेंद्र ने 35% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंकों से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। परीक्षा में अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है हमारे पास में 300, 400, 500 और 600। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा इसमें। देखिए महेंद्र ने 35% अंक प्राप्त किए, 35, और इसने कितने, पंकज ने कितने किए थे, 15, माइनस कर देंगे 15, और यहाँ पे हम लगा लेंगे परसेंटेज और करेंगे बराबर। कितना है, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया और ये 30 अंक अधिक प्राप्त किए। 30 प्लस 30 करेंगे, इसको 30 प्लस 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, कितना हो जाएगा 20%, बराबर कितना आ जाएगा 60। चलिए इसको यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि 20% है, 20% बराबर आ गया हमारा 60। अब यहाँ हम परसेंट की जगह हम x मान लेते हैं, ठीक है। x अब ये है 60 और ये जो 20 है हम इसके नीचे ले जाएंगे और ये जो परसेंटेज वाला है ये हम गुणा में 100 कर लेंगे, ठीक है। 20 पंजे 100 कितने बार जाएगा, 5 बार। 5 की गुणा हम 60 से करेंगे, 60 गुणा 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300। 5 छंग 30, 300 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट, ठीक है। चलिए इजी क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है अक्षर श्रृंखला दी गई है ARENIJM और क्वेश्चन मार्क के बाद बताना है क्या है, क्वेश्चन मार्क पे बताना है क्या है, लुप्त अक्षर। V ऑप्शन दिया है, H दिया है, G दिया है और F दिया है। यदि हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, A यहाँ लिखा, R यहाँ लिखा, E यहाँ लिखा, N लिखा, I लिखा, J लिखा, M लिखा और क्वेश्चन मार्क। यदि हम इनको क्रम में बांट लेते हैं, जैसे कि क्रम में नहीं, इनका अंक देख लेते कितने कितने पे आते हैं। ये A आता है हमारा 1 पे, R आता है हमारा कितने पे, 18 पे, E कितने पे आता है 5 पे और N कितने पे आता है 14 नंबर पे। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। I आता है 9 नंबर पे, J आता है आपका 10 नंबर पे और M आता है आपका 13 नंबर पे। और आपको यहाँ बताना है क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। देखिए 1 के और 18 के बीच अंतर देखेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा, 18 से 5 के बीच में देखेंगे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन यदि हम इन दोनों का बीच का अंतर ले लें, ये 1 अंक छेक के 1 अंक का अंतर लेते हैं, ठीक, और ये अंक का अगला अंतर आएगा यहाँ पे, अगली संख्या जो आएगी यहाँ पे आएगी। यदि 2 क्वेश्चन मार्क होते तब, लेकिन यहाँ पे 1 ही क्वेश्चन मार्क है। तो देखते हैं 1 से 5 के बीच माइनस प्लस कितना होगा, 4 हो जाएगा। यदि हम देखें 5 के और 4 का प्लस 4 हो जाएगा, 5 और 4 कितना होता है 9। यदि प्लस 4 करेंगे तो 13 हो जाएगा, 9 और 4 13। ऐसे ही
इसमें हम यहाँ देखेंगे अंतर, जैसे कि यहाँ पे r है, r कितने पे 18 पे, फिर यहाँ, फिर देखेंगे हम यहाँ, और फिर देखेंगे हम यहाँ, ठीक है। r कितने पे 18 पे, और 14, और ये 18 में से 14 गए तो कितना बचेगा -4, यहाँ आ जाएगा -4, 14 में से 10 गए -4 आ जाएगा। और यदि हम यहाँ से निकालें 10 में से 4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 कितने पे आता है हमारा, F पे आता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, राइट। ठीक है, ये जी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न बॉक्स में लुप्त संख्या कौन सी है, 5 है, 17 है, 9 है, ये इस तरीके से यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिया है। ऑप्शन है हमारे पास 10, 12, 15, 16। कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए 9, 5, 14, 3, 17 और 7, 3, 10, इस तरीके से तो आएगा नहीं। इस तरीके से देखें 5, 3, 8, 7, 15, 15 और 6, 21, इस तरीके से भी नहीं आएगा। यदि हम देखें, इसको कर देते हैं हम, इनको दोनों प्लस करके देखें तो 5 और 17 22, 22 और 9 कितना हो गया 31, और 3 और 21 24 हो गए, 24 और 7 कितना हो गया, ये भी 31 हो गया। अच्छा 31 की हमारी सीरीज चल रही। 7 और 16 23 हो गया, और 23 और 8 कितना हो गया, ये भी 31 हो गया। तो हमको इसमें इतना जोड़ना चाहिए 10 और 16, 10 और 6 16 हो गया। 16 में कितना जोड़ा कि 31 हो जाए, 16 और प्लस 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि 5, 10, 15 तथा y का औसत 20 है तो y का मान कितना होगा, 30, 25, 45, 50। कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए औसत पूछ रहा है, औसत में हम करेंगे 5 + 10 + 15 और प्लस y और प्लस कितना करेंगे, औसत बराबर, औसत है ना इतना इनका, तो बराबर करेंगे 20 और अपॉन 1, 2, 3, 4 संख्या है तो 4 यहाँ कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इनको जोड़ देंगे, 5 और 10 15, 15 और 10, ये 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 प्लस करेंगे y और 0.4 है और बराबर 20 है। इसके नीचे 1 मानेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 30 + y करेंगे, 30 + y बराबर कितना का हो जाएगा, 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा। यदि हम y बराबर निकालें तो 80 इधर आ जाएगा और माइनस का ये माइनस में जाएगा इधर, तो 30 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 50। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी राइट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। मान लीजिए आप दिल्ली से आगरा एक कार द्वारा जा रहे हैं। यदि आप 120 किलोमीटर के लिए औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा और बाकी दूरी के लिए औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा बनाए रखते हैं तो आपको आगरा पहुंचने में औसत कितना समय लगेगा। 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 45 मिनट, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे सही कौन सा होगा इसमें। देखिए कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली से जा रहे हैं आगरा, दिल्ली से आगरा। तो एवरेज गति हम मान लेते हैं, एवरेज मान लेते हैं कितना, टी समय मान लेते हैं, टी समय मान लेते हैं। ठीक है, दिल्ली से और आगरा के बीच की दूरी कितनी है, दिल्ली से आगरा जा रहे हैं तो उनके बीच की दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। जैसे कि पता है समय, ये समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है,
तो टी बराबर निकाल लेंगे। टी बराबर कितना हो जाएगा, टी बराबर कितना हो जाएगा 120 बटे 90 प्लस 200 माइनस 120 बटे 40 हो जाएगा। ठीक, यदि हम इनको क्या करें, देखिए कितना हो गया 120, इसको हम काट देते हैं 120, ये 90 हो गया, 3 चौक 12 कर देंगे और 3 तिया 9 कर देंगे, 4/3 आ गया। और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कितना बचेगा 200, यहाँ से बचेगा 80, 80 में 40 दूनी कर दें, ये 40 दूनी कर देंगे 80, यहाँ से बचेगा हमारा 2, तो कितना हो गया 4/3 प्लस 2। इसको करेंगे तो यहाँ से 3 एलसीएम ले लेंगे, 3 कर देंगे, 4 ही कम 4 और 3 दूनी 6, कितना हो गया 6 4 10, 10/3 हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 3 घंटे 20 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है विक्रय मूल्य पर 10% की हानि, लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि है। ऑप्शन ये हैं, बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। विक्रय मूल्य पर 10% की हानि हो रही है तो प्रतिशत हानि निकालेंगे। तो यदि हम प्रतिशत हानि निकालते हैं, प्रतिशत हानि निकालेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, हानि फॉर्मूला क्या है, हानि गुणा 100/100 प्लस हानि। ठीक, हानि कितनी है, हानि देखें तो 10 है और गुणा कितना है 100 है, बटे 100 है, प्लस हानि कितनी है 10 है, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1000, 1000 बटे कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। इससे इसको काटेंगे और 11 से इसको काटेंगे, 11 कम 11, 11 नम 99, तो 9 सही 1 बटे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। है कोई से में 9 सही 1/11, ऑप्शन आ जाएगा आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जी क्वेश्चन है, बताएंगे, कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। शहर ए से शहर बी तक जाने के 4 रास्ते हैं, शहर बी से शहर सी तक जाने के कितने रास्ते हैं, 5 रास्ते हैं। ए से सी शहर तक जाने के 7 रास्ते हैं। ए और सी तक जाने के कितने रास्ते संभव होंगे, संभव हैं 23, 16, 35, 27, बताइए। देखिए ए से बी तक जाने के कितने रास्ते हैं, ए से बी तक जाने के हमारे पास 4 रास्ते हैं। बी से सी तक जाने के हमारे पास कितने रास्ते हैं, बी से सी तक 5 रास्ते हैं। ए से सी तक जाने के कितने रास्ते हैं, ए से सी तक कितने रास्ते हैं, 7 रास्ते हैं। देखिए ए से बी तक और बी से सी तक ये करेंगे 4 गुणा 5 और प्लस 7, 7 कितना हो जाएगा, 4 5 20 और 7 27, 27 रास्ते होंगे। ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। 1 3 10 21 64 109 ऑप्शन है, 119 है, 129 है, 139 है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए यदि हम 1 की गुणा 2 से करें और प्लस इसमें हम 1 करें तो कितना हो जाएगा, 2 ही कम 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक, यदि हम 3 की गुणा 3 करें और प्लस 1 करें तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 1 10 हो जाएगा, जो कि यह आ रहा है। ठीक है, यदि हम 10 की गुणा 2 से करें प्लस 1 करें तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 और 1 21। यदि हम 21 की गुणा 3 से करें, 21 गुणा 3 प्लस 1 करें कितना हो जाएगा, 3 कम 3 और 3 दूनी 6, 63 और 1 64 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, यदि हम 64 की गुणा
2 से करें 64 गुणा 2 प्लस 1 करें तो 2 चौक 8 और 2 चौक 8 2 छंग 12 और प्लस 1 129 हो जाएगा। ऑप्शन में है कोई से में? ऑप्शन है सी में। ऑप्शन हो जाएगा राइट सी हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है त्रिभुजों से। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। ऑप्शन है 12, 14, 16 और 20। देखिए एक आपको फ्रेम बना के दे दिया जाए, जैसे कि हम इसको ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं एफ। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम ओ और इसको मान लेते हैं हम टी। ठीक, और इसको मान लेते हैं हम के और इसको मान लेते हैं हम एम। ठीक, इस तरीके से कौन कौन से बनेंगे? इस तरीके से आप देखिए कितने बन सकते हैं। देखिए ए ओ एफ बन जाएगा, ये वाला और ये वाला बन जाएगा। और बात करें तो और कौन सा बन जाएगा? ए ओ और बी, ये वाला बन जाएगा। ठीक है, और अगला बात करें तो ए से स्टार्ट करेंगे, बी एफ, ये वाला बन जाएगा। ठीक है, पूरा बन जाएगा। तो इसी तरीके से कितने बन जाएंगे इसमें बन जाएंगे 16 आपके त्रिभुज। देखिए कौन कौन से बन जाएंगे यदि बात की जाए तो ए ओ एफ बन जाएगा, ए ओ बी बन जाएगा, ए बी एफ बन जाएगा, और क्या बनेगा? बी टी सी बन जाएगा, बी टी सी। और कौन सा बन जाएगा? डी टी सी बन जाएगा। और कौन सा बन जाएगा? बी डी सी बन जाएगा, बी डी सी बन जाएगा। और बी एफ के बन जाएगा, बी एफ के बन जाएगा। और बी एफ के बाद क्या बन जाएगा? बी के ई बन जाएगा, बी के ई बन जाएगा। और कौन सा बनेगा? बी ई एम बन जाएगा, बी ई एम बन जाएगा। बी ई एम के बात करें तो बी एम डी बन जाएगा, बी एम डी बन जाएगा। बी एफ ई बन जाएगा, बी एफ ई बन जाएगा। और कौन सा बनेगा? बी के एम बन जाएगा। और उसके बाद बी ई डी बन जाएगा। और बी एफ एम बन जाएगा। और कौन सा बनेगा? एक और बनेगा, बी के डी बन जाएगा, बी के डी बन जाएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं, 15 नहीं होंगे, 16 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक और होगा तो 16 होंगे आपके इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक मूलधन राशि पर प्रतिवर्ष 11 सही 1/9% की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 1500 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा? मूलधन क्या होता है? पी, यानी कि पी होगा। ठीक है, यदि हम इसको देखें आर बराबर देखें, आर बराबर हमारा आ जाएगा कितना? आर बराबर आ जाएगा 11 सही 1/9%। तो इसका मतलब क्या होता है? 9 की गुणा 11 से करेंगे और 1 9 11 9 99 और 1 100 बटे कितना हो जाएगा? 9%। ठीक है, टी बराबर हमें कितना दिया है? 5 वर्ष। टी बराबर दिया है हमें 5 वर्ष। और ऐसा ही हमें कितना दिया है? सिंपल इंटरेस्ट दिया है हमें 1500। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है? 1500 दिया है। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है? एस आई बराबर पी गुणा आर गुणा टी अपॉन 100। अब इसमें मान रख देंगे। यदि हम इसमें मान रखेंगे तो क्या कैसे देखिए, 1500 गुणा 100 कर लेंगे, बटे 100/9 कर लेंगे और गुणा 5 कर लेंगे। ठीक,
यदि इसको हम सोल्व करें कैसे आएगा, ये वाले 9 को यदि हम ऊपर ले जाते हैं 1500 गुणा 100 गुणा 9 बटे हम यहाँ करेंगे 100 गुणा 5, कितना हो जाएगा, 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, कितना हो जाएगा 5 तिया 15, ये कितना हो जाएगा 300 और 9 तिया 27, कितना हो जाएगा 2700। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आपके करंट के क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन पे आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है जनवरी 2024 में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण कहाँ किया गया था। तो कहाँ किया गया था, वो किया गया था आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है अगस्त 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस देश की सरकार को 4 भीष्म क्यूब्स प्रदान किए। तो किसको किए थे, ये किए थे यूक्रेन को 4 भीष्म क्यूब्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक इंडेक्स रिपोर्ट जारी करता संस्थान युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें होगा आपका डी, कॉस्ट्स ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024। कौन जारी करता है, अमेरिकी का कंपनी मर्सर, अमेरिकी कंपनी मर्सर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है सुपर साइक्लोन यागी वर्ष 2024 में पश्चिमी उत्तर प्रशांत क्षेत्र में आया एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इसे टाइफून ने दक्षिण पूर्वी एशिया में निम्नलिखित में से किन देशों को प्रभावित किया। तो किन किन देशों को प्रभावित किया था, चीन को भी किया था, फिलीपींस को भी, लाओस को भी, म्यांमार को भी, सभी को किया था। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे ईपीएस पेंशन भोगियों को लाभ प्राप्त होगा। इसके माध्यम से संपूर्ण भारत में किसी भी बैंक की किसी भी शाखा के जरिए पेंशन को पाना संभव हो जाएगा। तो इसमें आपके दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन होगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के केंद्रीय बैंक द्वारा स्वर्ण समर्थित एक नई संचरित मुद्रा का संचालन प्रारंभ किया गया है। किसका किया गया, जिम्बाब्वे। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है अप्रैल 2024 में अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के अरबपतियों की सूची 2024 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम जैसे हम बताते हैं, कितनी बार बताया, 5 4 3 2 1, इस तरीके से ये अवरोही, आरोही बात करें 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या राइट होगा आपका, इसमें होगा आपका सबसे पहले 3 4 1 2। ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक तरफ युद्धाभ्यास दिए हैं और एक तरफ शामिल देश दिए हैं, तो कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई, दोस्ती भारत और मालदीव, और धर्म गार्जियन किसके साथ है, उज्बेकिस्तान के साथ है, और युद्धाभ्यास जस्लिक जापान के साथ है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। तो किसे किया गया था, बीना अग्रवाल को। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है महत्वपूर्ण दिवस और दिनांक। रेबीज दिवस, विश्व कौशल दिवस, विश्व प्रेस दिवस और विश्व एड दिवस। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। देखिए रेबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को, विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को, प्रेस दिवस मनाया जाता है 3 मई को, और एड दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो कौन सा राइट होगा, ए का 2 बी का फर्स्ट, ए का 2 बी का फर्स्ट, ये 2 में है, और सी का 4 आपका सी में मिल जाएगा। ऑप्शन होगा आपका सी। देखिए अब तक हमने जो टेस्ट किए कंप्लीट, टेस्ट हो गए हैं हमारे 19 कंप्लीट। ठीक है, जिसको हमने 3 पार्टों में करके देखा है।
और 50 क्वेश्चन पे 50 क्वेश्चन के देखते हैं और एक 40 का देखते हैं। ठीक है, अत्यधिक जानकारी मिलती है इन टेस्टों में। ठीक, तो हर एक ऑप्शन पे चर्चा की जाती है। अगला टेस्ट जो होगा हमारा वो होगा टेस्ट नंबर 20, फुल टेस्ट होगा ये भी, जिसमें हम इसी तरीके से क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट 3 में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 50 क्वेश्चन, 50 और 40 में। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये टेस्ट 20 में पार्ट 1 के साथ। थैंक यू।